Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Myself Rishabh Singh, and today we are about numerical analysis related to electric field and electric force. प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लिए थे, कुछ पार्ट आपने देख लिए थे, तो ये बेसिकली थर्ड लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स का। और आज अपन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बुक वाले आरबीसी बोर्ड की जो बुक है वो पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। The charge on the two charge sphere kept in vacuum are 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। मतलब क्या है? Let's see in the question two charges are given Q1 and Q2. First Q1 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and second Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। ठीक है, आगे देखो। The distance between them is 30 centimeter. Calculate the force between them। तो एक और डेटा अपने को गिवन है, distance between the sphere is 30 centimeter। Then find out the value of force। force की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप यहां लिखोगे according to Coulomb's law, force between two charges capital F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is proportional constant and its value is 9 into 10 to the power 9। तो now K is equal to 9 into 10 to the power 9। Q1 की जो वैल्यू है वो ये पुट कर देंगे यहाँ पर 2 into 10 to the power minus 7। Q2 की वैल्यू 3 into 10 to the power minus 7। Distance, it is in CGS unit, so it can be changed in SI unit। Then value of R is 30 into 10 to the power minus 2। आपको ये बता रखा है मैंने कि सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करोगे 10 टू द पावर माइनस 2 लगा दो। तो नीचे देखो, ठीक है, टिपिकली इक्वेशन है, इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 9 into 10 to the power 9, 2 into 10 to the power 7 माइनस का एंड नीचे होल स्क्वायर, तो it can be also written this। ठीक है, अब देखो ये जो पावर्स हैं सबसे पहले उन्हें डील कर लेते हैं अपन। तो पावर 9 है 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 7, और ये दोनों जो पावर है 10 टू द पावर माइनस 2 ये ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को जब आप करोगे तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? पहले सबसे पहले नंबर जो सिस्टम है उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डिवाइड कर देना और पावर को अलग से सोल्व करना। पावर जब आप अलग से सोल्व करोगे तो इसके जो आंसर आएंगे वो देखना आप कितना आ जाएंगे। ये आ जाएंगे 6 10 की पावर 9 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब 10 की पावर 7 10 की पावर 7 चली गई, 10 की पावर माइनस 7 है और नीचे से ये जो 10 टू की पावर माइनस 4 ऊपर आ जाएगी, तो 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। ठीक है, ये इसके क्या आगे आंसर आ गए। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था आपका जो आपने देख लिया। ठीक है, ये अपने बोर्ड है ना क्लासेस की जो बुक है आरबीसी बोर्ड की, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट था जो अपना हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two spares made of equal metal charged with 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb. If these are touched with each other and then after kept at the same distance, then find the ratio of force in both positions। देखो Let's see in the question
two spheres are given, two spheres are given having equal magnitude, having इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। Distance are not given in this question, so suppose distance between them is small r। क्वेश्चन का लॉजिक आप देखना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। पहले मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। कह रहा है कि दो चार्ज स्फीयर है, the value of charge is 10 microcoulomb and -20 microcoulomb and distance are not given, तो we suppose distance is small r between the charges। ठीक है, अब क्या रहा है कि दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाओ और उतनी ही डिस्टेंस पे वापस से रख दो। तो जो इनिशियल फोर्स था और जो फाइनल फोर्स है वो आपको फाइंड आउट करना है कि इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स कितना है, फिर आप उसका रेशियो भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसमें बेसिकली रेशियो पूछा है तो आप रेशियो निकाल पाओगे। तो पहले इनिशियल फोर्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देख लोगे आप, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आप लिखोगे इनिशियली चार्ज Q1 is equal to 10 microcoulomb, that is 10 into 10 to the power -6 coulomb, ठीक है। Q2 is equal to -20 microcoulomb, that is -20 into 10 to the power -6 coulomb। माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया है कूलम में, ठीक है। चल, एंड डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो नीचे लिखोगे फोर्स between them F is equal to K Q1 Q2 upon R square। K की जगह 9 into 10 to the power 9, Q की जगह 10 into 10 to the power -6, 20 into 10 to the power -6 और नीचे R square। कैलकुलेशन आप नहीं करोगे क्योंकि अपने पास एक स्टेप और है, वो स्टेप को करने के बाद अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो स्टेप सेकंड में चलते हैं। देखो कह रहा है कि दोनों चार्ज को आपने कांटेक्ट में ला दिया और जब आप कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज वो क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आपको ये पढ़ा है कि जब दो चार्ज है ना, आपने पढ़ा था देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसमें सेकंड था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन का जो पर्पस था वो मैंने लिखाया था, क्या प्रोड्यूस करना है चार्ज विद कांटेक्ट, कांटेक्ट के साथ में। जब कांटेक्ट में लाते हो तो होता क्या है, रिपल्सन की वजह से चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कैसे होता है, दोनों पर इक्वल, यानी वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट चार्ज Q1 is equal to, चार्ज Q1 is equal to, तो ये आ जाएगा 10 प्लस -20 अपॉन 2, दैट इज -5 माइक्रोकूलम। अगेन कन्वर्ट द माइक्रोकूलम इनटू कूलम, तो -5 into 10 to the power -6 कूलम। तो बेसिकली है क्या, आपने पढ़ा है कि जैसे देखो ये दो बॉडी है, इस पे चार्ज है वो है 10, इस पे चार्ज है 0। जब आप इन्हें कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है A से B की साइड और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाएगी। तो कांटेक्ट में लाते हैं किसी भी दो बॉडी पे और चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना हो तो फॉर्मूला होता है Q1 plus Q2 upon 2। अगर there are 3 bodies then Q1 plus Q2 plus Q3 upon 3, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, बेसिकली दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने के बाद में इक्वल चार्ज है वो दोनों पर आ जाएगा। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे
चार्ज Q2 इज इक्वल टू सेम आ जाएगा 5 into 10 to the power minus 6 कूलम। ये आपने पढ़ रखा है कि जब इन्हीं दो चार्ज को अपन क्या करते हैं कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों पे चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सेम सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका चार्ज। तो इस कंडीशन के अंदर फोर्स क्या आएगा, तो फोर्स F, इसे F1 सपोज कर लो, इसे F2, ये स्टेप फर्स्ट के लिए, ये स्टेप सेकंड के लिए। तो K Q1 की जगह -5 into 10 to the power -6, -5 into 10 to the power -6 और अपॉन में r², ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो K की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 9 into 10 to the power 9, -5 into 10 to the power -6, -5 into 10 to the power -6 अपॉन r²। ये स्टेप सेकंड की इक्वेशन है, ये स्टेप फर्स्ट की इक्वेशन है। F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या रेशियो, तो देखो तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो देखना F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू दीज आर गिवन 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 to the power -6 into 20 into 10 to the power -6 upon r², and the value of F2 is this 9 into 10 to the power 9 into -5, ये माइनस था, -5 into 10 to the power -6 into -5 into 10 to the power -6 and upon r²। कैंसिल आउट हो रही है टर्म, तो उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो दैट इज r² कैंसिल आउट r², 9 into 10 to the power 9 कैंसिल आउट 9 into 10 to the power 9, 10 to the power -6 से 10 to the power -6, 10 to the power -6 से 10 to the power -6, देन रिमेनिंग पार्ट है -20 into 10 तो -200, -5 into -5 तो माइनस into माइनस प्लस और 5 into 5 25, then cancel out of this term, the answer will be -8 upon 1, that is F1 ratio F2 is equal to -8 ratio 1। It is answer of second question, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से सुनोगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। जे एडवांस की जो एग्जाम होती है उसमें ये एक बार पूछा था, सेम ऐसा तो नहीं था, थोड़ा सा डेटा चेंज था, बाकी ये जे एडवांस में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड तीन जो कॉन्सेप्ट है, यानी इस क्वेश्चन को तीन टाइप से मॉडिफाई कर देते हैं और तीन तरह के क्वेश्चन है ना वो बना देते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन एक साथ इसी क्वेश्चन के जरिए बता दूंगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, लेट्स सी। Two identical charged spheres are suspended in air by strings of equal length and strings make an angle of 30 degree with each other. So in the question, two identical charged spheres are given. So first of all Q1 and second is Q2, ठीक है। और these are suspended by a string of equal length, that is length of this string is L, तो length of this string is also L, and the angle between the strings are 30। एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। आगे देखो, when these are suspended in liquid of density 0.8 gram per centimeter cube
angle remains same. What is the dielectric constant of liquid and the density of the material of this sphere is 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, तो देखना ध्यान से. आपको जो बातें कह रहा है वो अपन देखते हैं. क्या कह रहा है? दो चार्ज स्फीयर है, दोनों को आपने स्ट्रिंग से क्या कर रखा है? सस्पेंड कर रखा है. ठीक है, ये ऐसे इक्वली चार्ज है, ये इक्वली चार्ज है, यानी Q1 या फिर इक्वली चार्ज नहीं है तो Q1 Q2 आप इन्हें डिनोट कर सकते हो कि ये Q1 है, वो क्या है? Q2 है. ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स आर सेम, तो इनकी लेंथ क्या है? सेम है. ठीक है, पहले दोनों के दोनों चार्ज स्फीयर एयर में रखे हुए हैं और इनके बीच में रिपल्सन फोर्स की वजह से क्या आया? ये 30 डिग्री का एंगल बना. देखो कुछ ऐसा था, मेरे पास दो बॉल थी, दोनों को मैंने स्ट्रिंग से क्या कर दिया? सस्पेंडेड कर दिया. दोनों के बीच में फोर्स लगा और ये ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे फिर ऐसे हो गए. रिपल्सन फोर्स की वजह से दूर दूर चले गए, तो स्ट्रिंग के बीच में क्या बन गया? ये एंगल बन गया. ठीक है, ये बात हो गई एयर की. फिर आपको क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर मैं इसे क्या कर दूं? लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दूं, लिक्विड के अंदर डिप कर दूं मैंने, तो क्या है कि आपको उस लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सपोज करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है. ठीक है, लेकिन एक बात कही है कि जब आप इन्हें लिक्विड में ड्रॉप करते हो तो ये एंगल सेम रहता है, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है. अब टोटल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, वो आप देखोगे. मैं आपको समझा देता हूं, देखना. There are two conditions are possible in this situation. First of air and second of material, या फिर आप कह सकते हैं liquid. ठीक है, तो second liquid है और first कौन सी है? air. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इस डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस, इसे कुछ एज्यूम कर लो, जैसे ये x. ठीक है, और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लोगे तो ये एंगल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट है इसको थीटा सपोज कर लो, ये भी क्या है? थीटा. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 15 होगी, है ना? कितनी होगी? 15. ठीक है, अब देखो आगे. सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देख लेता हूं मैं, या फिर केस फर्स्ट अपन ले लेते हैं. केस फर्स्ट किसको डिनोट कर रहा है? एयर. किसको? एयर. तो एयर में इन दोनों चार्ज के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे? देखो आपको पता है कि चार्ज ऐसे दोनों में रिपल्सन फोर्स लगा, चार्ज यहाँ आ गई, तो फिर क्या ये वापस अपनी जगह आ रहे हैं? वापस नहीं आ रहे. इसका मतलब यहाँ पे जाके ये रुक चुके हैं, इनका जो मोशन है वो अब रुक चुका है. अब जब मोशन रुक चुका है इसका मतलब रेस्ट कंडीशन आ गई, और रेस्ट कंडीशन आ गई इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन. नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है. अगर फोर्स रहता तो हो सकता है बी साइड रुक चले जाते या फिर पास में रहते, लेकिन फोर्स नहीं है, इसका मतलब अब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0. तो सबसे पहले आप इसमें फोर्स बनाओगे कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस चार्ज की बात कर लो या फिर इसकी किसी की एक की कर लो ना, बात तो सेम ही रहनी है. तो ये वाला चार्ज पे क्या रिपल्सन फोर्स लगा रहा है? ये है F E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेकंड आर वेट ऑफ दिस चार्ज mg, weight of this charge mg, and tension force in the string. टेंशन फोर्स इन दी स्ट्रिंग. यहां तक बात सही है. चलो अब देखना, एक बात मैं और बता दूं आपको. ये बताओ, ये जो टेंशन फोर्स है इसकी डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक है, वो अपन ऐसे नहीं बोल सकते हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल. तो देखो मैं क्या करूंगा? नेट फोर्स फाइंड आउट करूंगा. तो आपने पीछे के क्वेश्चनों में क्या किया था? नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, फिर उसके साथ इसे क्या कर दोगे? माइनस कर दो. ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन अपन यहां पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अपने को वैल्यू गिवन नहीं है. और वैल्यू गिवन नहीं है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इस t के कंपोनेंट्स कर लेंगे, और कंपोनेंट्स करने से अपने को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी. देखो t के मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. सबसे पहले बताओ ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल इज आल्सो थीटा, बिकॉज़ दिस थीटा एंड दिस थीटा आर अल्टरनेटिंग एंगल. देख सकते हो आप, ये देखो ऐसे दिख रहा है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेटिंग एंगल है ये दोनों, इसलिए ये आल्सो क्या है? थीटा है. ठीक है, अब ये वाला जो कंपोनेंट है, दीज आर
टी cos थीटा और दिस वन टी sin थीटा। सही, सारे फोर्स अपने बना ली। अब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ये मोशन नहीं कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब क्या है, ये वाला फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, इसे कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला फोर्स इसे क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो आप यहां लिखोगे कि फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम T sin थीटा इक्वल टू एफ ई। सही है, और चाहो तो एफ ई की वैल्यू भी आप लोग कर सकते हैं। एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज के Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। मैं तो कहता हूं कि आप के की भी वैल्यू पुट कर दो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। दिस वन और दिस वन इक्वल एंड आल्सो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। इक्वेशन हो गई सेकंड। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको t cos थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है? क्या आपको t cos थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है? तो आप कहोगे सर हमें थीटा की वैल्यू तो गिवन है लेकिन t की वैल्यू गिवन है नहीं है। तो अपने को t की वैल्यू ही गिवन नहीं है तो t को हटा दो, फिर t को क्या करो आप हटा दो। t को कैसे हटाएंगे देखना, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो समझ रही बात, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। बोलो, और sin अपॉन cos क्या होता है, वो होता है tan। तो देखो ये मैं यहां लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, ये सेम आएगा। तो देखो Q1 Q2 अपॉन ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। बोलो, ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ठीक है क्या। Q1 Q2 ये वाली टर्म उससे क्या हो गई, देखो ये डिवाइड हो गई, ये हो गया। ये आपकी फर्स्ट क्या स्टेप या फर्स्ट केस था जो एयर में था, ठीक है। अब आफ्टर डिप दिस सिस्टम इन द लिक्विड, देन अगर मैं इसे लिक्विड में डिप कर दूं तब इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन अब देखेंगे। तो देखो हाँ, अब क्या किया है, इसमें कह रहा है कि इन्हें लिक्विड में आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये देखो मैंने लिक्विड में दोनों चार्ज को डिप कर दिया है, ये देखो the value of this liquid, the value of dielectric constant of this liquid is epsilon r. So we find the value of epsilon r. तो अपने को है ना इस epsilon r की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आपने लिक्विड में इन चार्ज को क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब अपन लिक्विड में से डिप कर देंगे तो अपन ऐसे नहीं कर सकते, चार्ज के बीच में एयर में होके अब मीडियम आ गया, क्या आ गया, मीडियम आ गया। तो इन दिस केस अपन केस सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केस सेकंड के बारे में बोल सकते हैं कि अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, मीडियम की अब बातें हो रही है, किसकी हो रही है, मीडियम की, ठीक है। चलो अब आप Q1 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो आप देख लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट mg, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट mg एंड सेकंड वन टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग T, सेम है, वही है ना, स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स सेम है, और वो का वो चार्ज है तो इसका वेट तो अभी भी उतना ही है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा है कि जब किसी बॉडी को लिक्विड में डिप करते हैं तो ऊपर की साइड एक फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स।
पढ़ा है ना आपने कौन सा फोर्स है। अब थर्स्ट फोर्स जो ऊपर की साइड है ना बॉडी को पुश करता है। किसी भी लिक्विड में, लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड में जब आप किसी बॉडी को डिप करोगे तो ऊपर की साइड कौन सा फोर्स लगेगा, अब थर्स्ट फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स है ये एक नया फोर्स है जनरेट हो गया ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डैश लगाया है। क्यों भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मीडियम के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है, वो वैक्यूम में था, अब ये मीडियम में है क्योंकि बीच में क्या है, लिक्विड आ गई, ये फोर्स इस पे लग रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टी के वो दो कंपोनेंट कर लोगे, ये थीटा एंगल है तो इस साइड आ जाएगा टी cos थीटा एंड दिस डायरेक्शन टी sin थीटा। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम आप क्या कह सकते हो, ये वाला फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है और ये दोनों फोर्स इसे क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं Fe और Fu की वैल्यू लिख लेता हूं जो मेरे काम में आने वाली है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। याद करो मैंने ये बात बता रखी है कि जब भी मीडियम आएगा एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से क्या करना, मल्टीप्लाई, तो q1 q2 अपॉन x²। बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किसी को दिक्कत है? ठीक है, ये यहाँ पे केवल एप्सिलॉन आर लग गया, तो डिनोट करना है इसको इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब थ्रस्ट फोर्स ये होता है v रो और g। देखो ये भी आपको मैंने बता दिया जब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाई थी 11th क्लास की, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें ये आता है कि अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो dVg, हियर d इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और यहां मैंने लिखा है v रो g। रो क्या है, यहां रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो। मैंने सपोज कर दी कि इस लिक्विड की जो डेंसिटी वो कितनी है, रो, तो फॉर्मूला बन गया v रो और g। याद आया, ये बनाया कहां से था, मैंने mg से ही बनाया था। तो देख लेना आप कि ये है अपथ्रस्ट फोर्स और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलो अब सेम स्टेप करनी है जो आपने फर्स्ट केस में की थी, वो फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम। चलो डायग्राम से आप क्या लिख सकते हो, t sin थीटा इज इक्वल टू t sin थीटा इज इक्वल टू f डैश e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन x², इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये दोनों ये किसकी इक्वल आएंगे, mg। तो आप लिखोगे t cos थीटा प्लस fu इज इक्वल टू mg। यहां से t cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, t cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस fu। अगेन we put the value of mg, so this equation will be mg minus v rho और g। बोलो ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड। ठीक है, और डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड बिकॉज़ we cancel out the t in the both the equations। ठीक है, दोनों इक्वेशन से t को कैंसिल आउट करने के लिए अपन दोनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये बन जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन x²। अपॉन में बताओ क्या आएगा, ये आ जाएगा mg माइनस v रो और g। ठीक है क्या, और sin अपॉन cos ये बन गया tan थीटा। क्या बन गया, tan t से t कैंसिल आउट हो गया और sin अपॉन cos दैट इज tan थीटा। और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी q1 q2, ये वाली टर्म वो नीचे वाले से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा s। बोलो ये हो गई अपनी इक्वेशन थर्ड, और कौन से केस की, सेकंड केस की। चाहो तो आप इन्हें इक्वेशन 4
5 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आप सेकंड केस पढ़ रहे हो तो 1 2 से ये काम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों कौन सी होगी? थर्ड। ठीक है क्या? चलो अब देखो, आपके पास केस फर्स्ट की जो इक्वेशन थी वो मैंने ये लिख रखी है, और केस 2 की जो इक्वेशन थी वो मैंने ये लिख रखी। ठीक है, और दोनों को आप क्या करोगे? इक्वल कर दोगे। इक्वल क्यों कर दोगे? क्योंकि दोनों ही tan थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है? tan थीटा। देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, ठीक है, यहां से tan थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगी? देखना, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg इज इक्वल टू ये वाला टर्म, तो q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r x स्क्वायर mg माइनस v रो और g। चल ठीक है, q1 q2 से q1 q2 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, तो रिमेनिंग पार्ट 1 अपॉन mg इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन r mg माइनस v रो और g। अगर एप्सिलॉन r को इस साइड में भेज दूं तो इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में, देन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r इज mg अपॉन mg माइनस v रो g। ठीक है क्या? हाँ चलो, अगर मैं नीचे की साइड से क्या कॉमन ले लूं? mg मैं कॉमन ले लूं तो द इक्वेशन विल बी mg कॉमन लेने से 1 रिमेनिंग है, और यहां आ जाएगा v रो g अपॉन mg। ये बता रखा है कॉमन लेने का जो मीन है वो है डिवाइड करना। ठीक है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस v रो अपॉन m, g से g कैंसिल आउट। ठीक है क्या? ये वैल्यू है इसकी एप्सिलॉन r की। अब चेक करो कौन कौन सी वैल्यू अपने को गिवन है, तो अपने को डेंसिटी गिवन है, रो गिवन है, ठीक है, लेकिन एक डेंसिटी और गिवन है जो मटेरियल की है। तो देखो यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम गिवन नहीं है, मेरे को मास गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मास की जगह फॉर्मूला पुट करूंगा। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है भाई? मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो ये जो मास है वो स्फीयर का मास है, तो मास इज इक्वल टू होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास स्मॉल है, डेंसिटी लेता हूं d। ये d कौन सी डेंसिटी है? ये डेंसिटी है स्फीयर की। वो मास है वो स्फीयर का है, डेंसिटी भी किसकी ले रहा हूं? स्फीयर की, और वॉल्यूम ले लेते हैं v। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? dv आ गई। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन r इक्वल टू वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस v रो अपॉन dv। v से v कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन 1 माइनस रो अपॉन d। ठीक है क्या? ये आ गई आपकी एप्सिलॉन r की वैल्यू। अब देखो रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट इज गिवन है ना, ये जो रो की वैल्यू है ये अपने को गिवन है, और d क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ये भी अपने को गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि रो की जो वैल्यू है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, और d की वैल्यू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है क्या? चलो अब देखो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1 माइनस रो की जगह 0.8 अपॉन 1.6। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आओ नीचे 10, यहां से डालोगे 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो टर्म है वो आ जाएगी 1 माइनस 8 अपॉन 16। पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 8 से 16 को कैंसिल आउट करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स, और 1 में से हाफ माइनस करो तो हाफ ही रिमेनिंग रहता है, ये सबको पता है। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1, देखो 1 अपॉन हाफ, और ये 2 ऊपर की साइड चला जाएगा, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू आ गई है 2। ये था अपना क्वेश्चन, ये आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। यूनिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आ गया एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 2।
समझ में आई आपकी बातें? करना क्या है, सबसे पहले आपको वैक्यूम लेना है और वैक्यूम लेके फोर्स बनाने हैं और नेट फोर्स निकालने हैं। नेट फोर्स निकालने कैसे है, जो बैलेंस कर रहे हैं उनसे दो दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। पहले एयर में बना लोगे, उसके बाद में आप मीडियम में बना लोगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स को 2 बार की कॉपी में करना है, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 2 equal small balls having mass m and charge is q suspended by silk threads of length l as shown in figure। तो figure diagram is also given in the question, that is this is the threads, it is also called strings, m mass balls and length of the threads is l, it is also l, and charge will be q and distance between the charges is x, angle between the threads is 2 theta, when we draw the perpendicular line of bisector then this is theta and this is also theta, total जो एंगल है वो 2 थीटा है, तो दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इट विल बी x अपॉन 2 और इट इज आल्सो x अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया इसका और इसको आप O सपोज कर लो, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट B और दिस इज आल्सो M, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो बातें की उन्हें पहले मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। कह रहा है कि दो m मास की चार्ज बॉल है, इक्वल चार्ज बॉल, तो q एंड q, ठीक है। और दोनों को जब आप पास लाए, दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स की वजह से आपको 2 थीटा एंगल मिला और 2 थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट है 10 डिग्री, यानी बहुत ही कम। 10 डिग्री बहुत कम होता है 10 डिग्री, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स ऑन द बोथ बॉल्स इज 0, दोनों बॉल्स में जो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो आप नेट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंट जो इंडिविजुअल फोर्स है वो आप लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ दिस mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये वाला मास इसे क्या करेगा, रिपल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग, तो टेंशन फोर्स इन दी स्ट्रिंग्स T, ठीक है। क्या ये बातें हुई। अब मेरे को बताओ कि नेट फोर्स निकालने के लिए अगर मैं इनमें फॉर्मूले अप्लाई कर दूं तो फिर नेट फोर्स आना ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इसके कंपोनेंट्स ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कंपोनेंट्स। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स and horizontal components. This angle will be theta because this angle and this angle is alternating angle। ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिंग एंगल है, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है t cos थीटा ड्यू टू थीटा एंगल और दिस इज t sin थीटा, ये वाला एंगल आएगा t cos थीटा और ये वाला आ जाएगा t sin थीटा। अब आप लिखोगे फ्रॉम द डायग्राम, from the diagram t sin theta is equal to Fe, we put the value of Fe, then equation will be k q1 q2 upon x square, the distance between the charge is कैपिटल x या स्मॉल x बोल सकते हैं अपन, तो k q upon x square, this equation also written as t sin theta is equal to k q square upon x square, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये वाला फोर्स इसके क्या था, इक्वल था। अब इस वाले फोर्स को इसके क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, देन t cos theta is equal to mg
This will be equation second. Or divide the equation first from second, then the equation will be t sin theta upon t cos theta is equal to kq square upon x square upon m। ठीक है, t को कैंसिल कर देगा। देखो अब मैंने बात आई है कि यहाँ पे डिवाइड क्यों करें, क्योंकि t की वैल्यू टेंशन फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, टेंशन फोर्स को हटाना है अपने को, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। ठीक है, क्या ये आ गया। अब मेरे को बताओ, अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री, तो tan 5 तो बहुत ही कम एंगल है और tan 5 की वैल्यू गिवन भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगाऊंगा। देखना, आपको रे ऑप्टिक्स में मैंने बात बताई थी कि tan थीटा ना इक्वल होगा थीटा के जब थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तो यहाँ पे देखो थीटा अगर क्या है, बहुत स्मॉल एंगल है, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। sin थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। तो इसका मतलब क्या है, आप tan निकालो चाहे आप sin निकालो, वो बात एक ही होनी है, क्योंकि tan थीटा का थीटा के इक्वल होता है, sin थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो देखो यहां देखना, ये वाला एंगल थीटा है, इसके ये फ्रंट में ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेनस। The value of perpendicular and hypotenuse are given. The value of perpendicular and hypotenuse are given. So we will find sin theta rather than tan theta. Tan theta के बजाय मैं क्या निकालूंगा, sin theta। क्यों? क्योंकि tan theta and sin theta both are equal to theta when theta is very small angle। जब theta बहुत ही छोटा होता है तो tan theta किसके इक्वल होता है, theta के, और sin theta किसके इक्वल होता है, theta के। तो आप यहाँ लिख सकते हो, since theta is very small, so tan theta almost equal sin theta, almost equal theta। देखो मैं sin theta निकाल लेता हूं, so sin theta is equal to, sin theta क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के फ्रंट में ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin theta की वैल्यू, sin theta is equal to x अपॉन 2 है। ये किसकी वैल्यू आ गई, sin थीटा की। और sin थीटा tan थीटा इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो देखो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, so equation will be x upon 2l is equal to kq square x square m। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x स्क्वायर को उस साइड ले जाओ और 2l को इस साइड ले जाओ। तो x स्क्वायर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब, x स्क्वायर इनटू x क्यूब, और ये उस साइड चला जाएगा तो kq स्क्वायर 2l अपॉन m। If we put the value of k, then k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square 2l upon m। ठीक है, then the x is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square 2l upon mg। यहाँ क्यूब है, उस साइड आगे क्यूब रूट, अगर स्क्वायर होता है तो आप उस साइड रूट कर देते हो, तो यहाँ पे क्यूब थी और वो उस साइड चले जाएगी, तो x विल बी क्यूब रूट ऑफ 1 upon 4 pi epsilon naught q square 2l upon m। ये इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट बेस पे, ये आप कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है, आपको यहाँ पे टेंशन फोर्स की वैल्यू पूछ लेता है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना हो तो आप डिवाइड मत कर देना, क्योंकि जब आप इन्हें डिवाइड कर दोगे तो टेंशन फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और वहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1, तो बचेगा क्या, t। तो यहां से आप t निकाल सकते हो। t निकालना हो तो स्क्वायर करके ऐड कर देना, और अदर वैल्यू निकालनी हो तो दोनों क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया 9। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पॉइंट चार्जेस QA
and QB. The value of QA is 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and the value of QB is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. It is negative. ठीक है, तो QA is positive and QB is negative and magnitude of both are equal. ठीक है, then सिचुएशंस भी दे रखी है आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है ना, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0, -15 सेंटीमीटर एंड B आर 0, 0, पॉजिटिव यानी +15. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ. देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये डायग्राम बनाता हूं. ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया. ये वाली जो मैंने एक्सिस ली है, ये वाली y एक्सिस होगी, ये वाली z एक्सिस होगी और ये पता आपको x एक्सिस होगी. इस z के ये अपोजिट साइड में z डैश होगी, इस y के अपोजिट साइड में क्या होगी y डैश, और x के अपोजिट साइड में क्या होगी x. और ये जो है इसका ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है -15 यानी z कोऑर्डिनेट कितना है -15. तो देखो ये रहा, ये है b जिसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट की 0, 0, -15 सेंटीमीटर और यहां रख रखा है चार्ज qb एंड ये है 0, 0, 15 सेंटीमीटर और ये है पॉइंट a, यहां रख रखा चार्ज q. देखो ठीक है, QA एंड QB. ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है इनके कोऑर्डिनेट्स की 0, 0 इसका मतलब x भी 0 y भी 0 है, केवल z ही है तो z पे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स है वो सिचुएटेड होंगे. ठीक है, अब मेरे को बताओ QB क्या है, नेगेटिव है, QA क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है, QA है ना पॉजिटिव है, QB नेगेटिव. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरह होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये होती है p की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो आप क्या कहोगे, जो डायपोल मोमेंट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, चलो सबसे पहले आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस is 30 centimeter from the diagram. डायग्राम से ये डिस्टेंस आ सकते हो, ये वाला डिस्टेंस है 15 और ये वाला डिस्टेंस भी कितनी है 15 तो है, तो 15 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये आ गया 30. तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. It is also written d is equal to 30 centimeter and in the SI unit 30 into 10 to the power minus 2 meter. ठीक है, ये आ गया आपका क्या डिस्टेंस. एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is equal to Q into D. याद है क्या, चार्ज इनटू डिस्टेंस. अगर 2a होता तो 2aq, अगर d हो तो qd. ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. वैल्यू पुट कर दो तो 30 into 10 to the power minus 2, दिस इज डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 2.5 into 10 to the power minus 7. आप पहले से कहेंगे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे मैं लिखा है चार्ज इनटू डिस्टेंस. जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें मैंने बताया था द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज इन द डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ये पढ़ाया था मैंने. तो अब जब इन्हें मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 75 into 10 to the power minus 9 न्यूटन मीटर. ठीक है, ये हो गए इसके आंसर. अगर आप इस वैल्यू को किसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो p वेक्टर इज इक्वल टू 75 into 10 to the power minus 9 k कैप न्यूटन मीटर.
k कैप का मतलब तो नीचे लिख दोगे k कैप इज द यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। k कैप ये क्यों आया, i j k डिनोट करता है z डायरेक्शन। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 इज 3 मीटर। दे रखा है द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस q1 एंड q2 इज इक्वल टू 3 मीटर, दैट इज r इज इक्वल टू 3 मीटर। नेक्स्ट, the sum of these charges is 20 microcoulomb. The sum of these charges, that is q1 plus q2. The sum of charges q1 plus q2 is equal to 20 microcoulomb. This is also written 20 into 10 to the power minus 6 coulomb. ठीक है, तो ये मैंने q1 plus q2 लिख दिया। नेक्स्ट, next will be if a charge repel each other with the force of 0.075 Newton, then find out the value of both charges। तो अपने को q1 और q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले बताओ कि अपने को q1 q2 की वैल्यू गिवन नहीं है, और आप अपन ऐसे कह सकते हैं, सपोज करो, यहां करो सपोज the value of q1 is x, then the value of q2 is देखो x plus q2 is equal to 20 into 10 to the power minus 6, तो q2 is equal to 20 into 10 to the power minus 6 minus x। ठीक है, this is the value of q2 और this is the value of q1। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे फोर्स F। आप देखोगे we know that force F is equal to k q1 q2 upon r या r square। ठीक है, on putting the value of these quantities the equation will be force is equal to 0.075, k is equal to 9 into 10 to the power 9, the value of q1 is equal to x, the value of q2 is equal to 20 into 10 to the power minus 6 minus x and upon 3 square। ठीक है, चलो ये आ गया 0.075, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, x into 10 to the power 9 ये आया 20 into 10 to the power minus 6 और ये minus 6। If we multiply this into this and this, then the equation will be 0.075 20 into 10 to the power minus 6 into x into 10 to the power 9 minus x square into 10 to the power 9। देखो जब इस वैल्यू को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस वैल्यू को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x क्या हो गया, x square into 10 to the power 9। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते थोड़ी। देखो 20 ये 10 to the power 3x minus x square into 10 to the power 9। ये सारी वैल्यू और मैं इस साइड ले आऊं कि यहां पे एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, x स्क्वायर 10 to the power 9 x स्क्वायर, ये इधर आके पॉजिटिव हो गई, ये इधर आके नेगेटिव, माइनस 20 into 10 to the power 3x, और ये पहले से इधर है तो पॉजिटिव 0.075 इक्वल टू 0। अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस इक्वेशन को कैसे अपन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही तो है। और इससे सॉल्व करने के लिए अपन श्री दाचार्य जो फॉर्मूला होता है वो काम में ले लेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपके याद होगा है ना, तो वो अपन देख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant value।
ठीक है। तो ये यहां से अपन उठा लेंगे, देखो इस इक्वेशन से अपन उठाएंगे पहले माइनस ऑफ बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -20 into 10 to the power 3 plus minus the value of b -20 into 10 to the power 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन -4, a की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 to the power 9 and the value of c is 0.075 and 2a, a की वैल्यू और 10 to the power 9. Now we calculate this equation, then x is equal to minus into minus, that is plus 20 into 10 to the power 3 plus minus square, तो 20 का स्क्वायर 400 and the square of 10 to the power 3 is equal to 10 to the power 6 minus मल्टीप्लाई करो है ना 0.075 को 4 से, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो इस पॉइंट को यहां से हटा देता हूं, तो नीचे कितने आ जाएंगे 1000 आ जाएंगे और उस 1000 से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10 टू द पावर 6 रिमेनिंग होगी, ठीक है। अब 75 को 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मैंने क्या किया पॉइंट आया नीचे 100, ये 1000 आ गया और 1000 से ये पावर मैंने कैंसिल आउट कर दी 6 हो गई और अब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा, नीचे है 2 into 10 to the power 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 20 into 10 to the power 3 प्लस माइनस, अगर यहाँ पे 10 to the power -6 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी 400 minus 300, तो दिस इज कैन आल्सो रिटन 100, अरे 400 में से 300 माइनस हो गए तो 100 और इनटू 10 to the power 6 और नीचे 2 into 10 to the power 9, ठीक है। और आगे चलते हैं जो अपन, तो देखो ये आ गया 20 into 10 to the power 3 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट 10 और 10 to the power 6 का 10 to the power 3 अपॉन 2 into 10 to the power 9, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक जब आप पॉजिटिव लोगे और एक जब आप नेगेटिव लोगे, तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, तो देखो ये x की यहां से दो वैल्यू मिलेगी 20 into 10 to the power 3 plus 10 into 10 to the power 3 upon 2 into 10 to the power 9 and second will be 20 into 10 to the power 3 minus 10 into 10 to the power 3 upon 2 into 10 to the power 9, ठीक है। चलो अब बताओ इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, उसे आप कर लेना सॉल्व, मैं एक सॉल्व कर लेता हूं दूसरे आप कर सकते हो, सेम ही आंसर आएंगे। तो यहां से अगर 10 to the power 3 अपन कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी 20 plus 10 तो 30 अपॉन 2 into 10 to the power 9। पहले पावर को अपन सॉल्व कर लें, 10 to the power 9 ऊपर चली गई, 10 to the power -9, 3 में से 9 है ना आप माइनस कर दोगे तो 10 to the power -6 into 30 को 2 से डिवाइड कर दिया 15 है ना। दिस वैल्यू इज आल्सो कैन बी रिटन 15 माइक्रोकूलम, इस वैल्यू को अपन 50 माइक्रोकूलम ही बोल सकते हैं क्योंकि 10 to the power 6 को क्या लिखते हैं अपन माइक्रो, तो 15 माइक्रोकूलम। अगर x की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम है इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ q1, q1 की वैल्यू आ गई 15 माइक्रोकूलम, तो देन q2 इज आपका सम कितना था 20 था, एक 15 आ गया दूसरा कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम, ये आपके हो गए आज। सेकंड यहां से आप इसे ना सॉल्व करना, सेम ही आंसर आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे अपना चल देते हैं, क्वेश्चन है जो अपना वो दे रखा है, देखो टू चार्जेस 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are kept at distance 2 cm. So the value of q1 is given, q1 is equal to 10 microcoulomb, q2 is equal to -10 microcoulomb and distance between them is equal to 2 cm. This is also can be written 2 into 10 to the power -2 meter and it can be written also 10 into 10 to the power -6 coulomb, or this is -10 into 10 to the power -6 coulomb,
देन देखो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन at a distance of 60 cm from the center of dipole। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ। देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, याद हो तो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन एक बार चल देते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव, ये सेंटर O इससे R डिस्टेंस पे, ठीक है, किस डिस्टेंस पे, R, इनके बीच में डिस्टेंस होती थी D, या फिर अपन इसे 2a से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 2a बोल दो D बोल दो, बात एक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी एट एक्सियल लाइन E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन R क्यूब, ये आती थी। अब देखो अपने पास r की वैल्यू गिवन है, r दे रखा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आप जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो उस डिस्टेंस को r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से भी और कैपिटल R से भी, और ये होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस। देखो इस वैल्यू को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 60 × 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में मैंने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं, देखो इस एक्सियल लाइन पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, 2 k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और p की वैल्यू क्या होती है पहले ये बताओ, p की वैल्यू q × d अपॉन r क्यूब। अरे q × d, d इज द डिस्टेंस, आल्सो इट कैन बी रिटन 2a, ठीक है। तो q की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6, d की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 अपॉन r क्यूब 60 × 10⁻⁻2, 60 × 10⁻⁻2 एंड 60 × 10⁻⁻2। इस फॉर्मूले को, इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट कर लेना, यहां से E एक्सियल की वैल्यू निकल जाएगी, किसकी आएगी, E एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी। अब E इक्वेटोरियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने देखो बताया था आपको द रेशियो ऑफ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज 2:1, कि दोनों का जो रेशियो है वो कितना आता है, 2:1। और मैंने ये भी बताया था इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाफ होता है किसका, E एक्सियल का। तो जो वैल्यू आए उसका हाफ कर देना, वही क्या होगा आपका इक्वेटोरियल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है बात। चलो अब अपन चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो अपन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इससे आपको 3 डेटा आप पता चलेंगे, वो आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये मूवमेंट कर रहे हैं। आपको तीनों के एक्सीलरेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में यूनिफॉर्म है E, यानी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, AP रेशियो, AD रेशियो, A अल्फा। दिस इज द acceleration of proton, this is the acceleration of deuteron and this is also acceleration of alpha particle। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इनके ऊपर फोर्स लग रहा है और फोर्स से क्या निकलता है, एक्सीलरेशन निकलता है। ये सबको पता है कि अपन अगर फोर्स निकाल ले तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फोर्स। तो लिखोगे आप फोर्स ऑन एनी चार्ज in uniform electric field और this is F is equal to Q, ठीक है। कैसा भी पार्टिकल हो उस पे फोर्स लगता है F is equal to Q। we know that F is equal to ma, so this equation can be written like this, ma is equal to qe। तो वैल्यू ऑफ a is equal to qe upon m। देखो ये आ गया फॉर्मूला। एक्सीलरेशन
एक्सेलरेशन निकालने का, किसी भी पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन होता है वो ये होता है, कोई भी पार्टिकल। अब ये जो एक्सेलरेशन है, अगर ये वाला एक्सेलरेशन यानी ये जो फॉर्मूला है इसे अपन प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो AP इक्वल टू, है ना। अब सपोज करो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू m और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E, ठीक है। तो देखो यहां से आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी E कैपिटल E, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब में ही क्या है, E है, वो तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और नीचे आ गया m, ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, प्रोटॉन का, ठीक है। अब निकाल लेते हैं प्रोटॉन का नहीं न्यूट्रॉन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहले बताओ अगर अपन रिलेशन देखें प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में तो क्या रिलेशन होता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन का डबल होता है, तो 2m इसका मास आ जाएगा एंड चार्ज विल बी सेम। और चार्ज क्या होता है, चार्ज है वो सेम होता है, तो इसका चार्ज E है तो उसका चार्ज भी क्या है, E होगा। तो चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, लेकिन मास 2m, इक्वेशन सेकंड। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब याद रखना अल्फा पार्टिकल का मास है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, तो अगर इसका m है तो इसका क्या हो जाएगा 4m, आपने तो इसका ही तो सपोज किया था। और चार्ज है ना, चार्ज वो 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे चार्ज, तो चार्ज है 2e, इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम एंड मास है 4m, कैंसिल आउट करोगे तो ये E कैपिटल E अपॉन आ जाएगा 2m, इक्वेशन थर्ड। द रेशियो ऑफ AP रेशियो AD रेशियो A अल्फा विल बी EM, E कैपिटल E अपॉन M। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी किसकी, AP की, रेशियो E कैपिटल E अपॉन 2m, दिस इज द वैल्यू ऑफ AD एंड रेशियो E कैपिटल E अपॉन 2m, ठीक है क्या, ये मैंने रेशियो लिख दिया, वैल्यू लिख दी। चलो नेक्स्ट, अगर आप पूरी इक्वेशन से क्या कैंसिल आउट कर दूं, E कैपिटल E अपॉन m, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है 1, यहाँ है 1 अपॉन 2 और यहाँ आएगा 1 अपॉन 2। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और लिखा मैंने कैसे, मल्टीप्लाई करके 2 से, अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 रेशियो 1, तो ये आ गया AP रेशियो AD और रेशियो A अल्फा। तो तीनों के जो एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 2:1:1, ठीक है। तो ये था, यहाँ इस क्वेश्चन में अपने को 3 बातें पता चली है। देखो क्या, कि मास ऑफ प्रोटॉन नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एक तो ये पता चल गया, ठीक है। एक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। और लास्ट है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ये एक बेसिक टर्म है जो आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन की हेल्प से अपने को पता चल गई, ठीक है। चलो ये अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगले लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, कौन सा, गाउसियस लॉ, ठीक है। थैंक यू।